हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के आपको बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे श्रीनगर में 2 साल बाद कोई एनकाउंटर की ये सबसे बड़ी खबर। 1 दशक से कश्मीर में एक्टिव पाकिस्तानी आतंकवादी ढेर। दोस्तों बताएंगे कैसे लश्कर के इस सबसे टॉप पाकिस्तानी कमांडर उस्मान को मार गिराया भारतीय सेना ने। तो वहीं बताएंगे उधर शी जिनपिंग ने लद्दाख से चीनी सैनिक वापस खींचे, तो इधर अब शहबाज शरीफ ने भी बदल दी बहुत बड़ी चाल, ले लिया बड़ा फैसला, भारत को फ्री एंट्री का कर दिया रास्ता साफ। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे क्या फैसला लिया है पाकिस्तान ने। तो वहीं बताएंगे एलएसी पर भारत ने कर लिया ऐसी तैयारी, पल भर में तबाही मचाएगा ये विमान। दोस्तों लगे हाथों आपको बताएंगे मोहम्मद यूनुस की बड़ी चालबाजी, कपड़ा निर्यात में भारत की अनदेखी करके बांग्लादेश इस पड़ोसी के जरिए विदेशों में पहुंचा रहा है कपड़ा। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे कौन सा है वो देश जो भारत से भी ज्यादा प्यारा हो गया है बांग्लादेश के लिए, और बांग्लादेश भारत को कर्ज दिखाने की कोशिश कर रहा है, उसको लाइन पर लाने के लिए भारत क्या क्या हथकंडे अपना सकता है। साथ ही साथ किसने कहा कि अभी फौज भेजकर बांग्लादेश के 2 टुकड़े करवा दें प्रधानमंत्री मोदी, एक हिंदुओं का दूसरे मुसलमानों का। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे किसने प्रधानमंत्री मोदी से रिक्वेस्ट की है। तो वहीं एक से एक बड़ी खबर बताने वाले, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर समर्थन करते और मानते कि भारत के दुश्मनों का खात्मा बहुत जरूरी है। तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। अब बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां श्रीनगर में 2 साल बाद कोई एनकाउंटर की बहुत बड़ी खबर। 1 दशक से कश्मीर में एक्टिव पाकिस्तानी आतंकवादी हुआ ढेर। दोस्तों टीआरएफ कमांडर सज्जाद गुल का राइट हैंड श्रीनगर एनकाउंटर में हुआ ढेर। लश्कर का सबसे टॉप पाकिस्तानी कमांडर भी था उस्मान। दोस्तों बता दें जम्मू कश्मीर में सेना के जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। खानेयार इलाके में शनिवार सुबह हुई मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया। दोपहर को मारे गए इस आतंकी की पहचान शाम को हुई, तो एक बहुत बड़ा खुलासा हो पाया। पता चला है कि ये मारा गया आतंकवादी कई वर्षों से घाटी में सक्रिय था। वो कोई और नहीं बल्कि लश्कर तैयबा यानी एलईटी का एक शीर्ष पाकिस्तानी कमांडर उस्मान था। और ये गोलीबारी मुठभेड़ शाम तक चली, इसमें 4 सुरक्षाकर्मी घायल हुए। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मारा गया ये आतंकवादी पाकिस्तानी था और लश्कर तैयबा से जुड़ा था। दोस्तों उस्मान का मारा जाना जम्मू कश्मीर में लश्कर के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। अधिकारी ने बताया कि उस्मान निरीक्षक मसरूर वानी की हत्या में भी शामिल था। मसरूर वानी की अक्टूबर 2023 में ईदगाह मैदान में क्रिकेट खेलते नजदीक से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि सर्च ऑपरेशन मुठभेड़ में बदल गया क्योंकि आतंकवादियों ने तलाशी दल पर गोलियां चला दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई। सर्च ऑपरेशन के दौरान जिस घर में आतंकवादी छिपे हुए थे उसमें आग लग गई और आसमान में धुएं का गुबार उड़ता देखा गया। मुठभेड़ में उस्मान मारा गया। लेकिन दोस्तों सबसे बुरी खबर यही है, या फिर ये कह सकते हैं आप सैड न्यूज यही है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 2 जवान और 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। उन्हें सेना के 92 बेस अस्पताल लेकर जाया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। दोस्तों ऐसे में आप लोग इनको गेट वेल सून कहना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने सीआरपीएफ और पुलिस के दोनों जवानों को। नेक्स्ट खबर आपको बता दे, जहां पर उधर शी जिनपिंग ने लद्दाख से चीनी सैनिक वापस खींचे, तो इधर शहबाज शरीफ की बदली चाल, करतारपुर में वीजा फ्री एंट्री का रास्ता कर दिया साफ। जी हां, भारत की डिप्लोमेसी ने आखिरकार अपना असर दिखा ही दिया। पाकिस्तान को नई दिल्ली की बात माननी ही पड़ी। पड़ोसी देश के पंजाब प्रांत में सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल गुरुद्वारा करतारपुर साहिब स्थित है। हर साल लाखों की तादाद में सिख श्रद्धालु करतारपुर साहिब जाते हैं, जिनसे $20 बोले तो तकरीबन 1700 रुपया का वीजा शुल्क वसूला जाता है। भारत इस शुल्क को माफ करने की मांग करता रहा है। अब पाकिस्तान ने वीजा फ्री को माफ करने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों चीन ने पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर देपसांग, डेमचौक समेत कई पॉइंट से सेना हटा लिया। साथ ही बॉर्डर पर इंडियन आर्मी ने पेट्रोलिंग भी शुरू कर दी है। और अब पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने करतारपुर साहिब जाने वाले भारतीय सिख श्रद्धालुओं का वीजा शुल्क माफ करने का ऐलान कर दिया है। इस तरह भारतीय डिप्लोमेसी की एक साथ 2 मोर्चों पर बहुत बड़ी जीत हुई है। करतारपुर साहिब जाने वाले लाखों सिख श्रद्धालुओं के लिए सीमा पार से बड़ी खुशखबरी सामने आई है। पाकिस्तान से बाहर के सिख तीर्थ यात्रियों को अब पवित्र करतारपुर साहिब जाने के लिए वीजा शुल्क के नाम पर पैसे नहीं देने होंगे। शहबाज शरीफ की सरकार ने इस पर बड़ा फैसला लेते हुए वीजा फ्री को माफ करने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों भारत की ओर से लंबे समय से वीजा शुल्क को माफ करने को लेकर दबाव डाला जा रहा था। अब इस्लामाबाद ने इस पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए सिख तीर्थ यात्रियों को वीजा शुल्क से राहत देने का फैसला लिया है। इतना ही नहीं दोस्तों, कनाडा के सिख तीर्थ यात्रियों और अमेरिका ब्रिटेन के भी सिख यात्रियों को ऑनलाइन वीजा मुफ्त देने का ऐलान किया है। जी हां, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा के सिख तीर्थ यात्रियों को पाकिस्तान में मुफ्त ऑनलाइन वीजा मिलेगा। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने यह जानकारी दी। तो वहीं आपको बता दें, चीन पर भरोसा नहीं। जी हां, एलएसी पर भारत ने कर ली ऐसी तैयारी, पल भर में तबाही मचाएगा राफेल विमान। दोस्तों लद्दाख में इंडियन एयरफोर्स के 3रे फाइटर एयरबेस का रनवे बनकर तैयार हो चुका है। खास बात यह है कि यह बेस चीन बॉर्डर यानी एलएसी
LAC के बेहद करीब है। न्योमा एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड के अपग्रेडेशन का काम अब अंतिम चरण में है। इससे किसी भी प्रतिकूल स्थिति में चीन को तत्काल जवाब दिया जा सकेगा। लद्दाख से बीजेपी के पूर्व सांसद ने सोशल मीडिया में एयरबेस की तस्वीर साझा की है। बता दें कि चीन ने LAC के उस पार इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी दुरुस्त किया है। हालात को देखते हुए भारत ने भी सीमा के आसपास मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाने पर निवेश करने लगा है। सड़क के साथ ही एयरबेस भी बनाए जा रहे हैं। 4.5 साल पहले पूर्वी लद्दाख में भारतीय वायुसेना ने अपने ऑपरेशन से चीन को बैकफुट पर ढकेल दिया था। उसकी वजह थी कम समय में तेजी से भारतीय सेना के लिए पूरे साजो सामान और हथियार LAC तक पहुंचा दिया गया था। अब जल्द ही भारतीय वायुसेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा होने जा रहा है। ऐसे में भारतीय नौसेना को ऑल द बेस्ट कहना आप लोग मत भूलिएगा दोस्तों। आपको बता दें चीनी सैनिकों का LAC पर हुआ कितना डिसएंगेजमेंट। देपसांग में सेना ने शुरू किया सत्यापन। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है रशिया के कजान में प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैनिकों का डिसएंगेजमेंट पूरा हो चुका है। अब भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर इसका सत्यापन शुरू कर दिया है। भारतीय सैनिक चीन के साथ गतिरोध वाले दूसरे बिंदु देपसांग में सत्यापन करने के लिए गश्त कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने शनिवार को यह जानकारी दी। तो वहीं आपको बता दें मोहम्मद यूनुस की बहुत बड़ी चालबाजी। कपड़ा निर्यात में भारत की अनदेखी करेगा अब बांग्लादेश। इस पड़ोसी के साथ मिलकर कर रहा है बड़ा खेला दोस्तों। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की कमान संभालने के बाद से मोहम्मद यूनुस लगातार ढाका को भारत से दूर ले जा रहे हैं। अब दुनिया के सबसे बड़े कपड़ा उत्पादक बांग्लादेश ने अपने माल को वैश्विक बाजार में पहुंचाने के लिए भारत को दरकिनार करने का फैसला किया है। लाइव मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश ने कपड़ा निर्यात को दुनिया में वितरण करने के लिए मालदीव के माध्यम से भेजने का विकल्प चुना है। यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के ये फैसला भारत के हवाई अड्डों और बंदरगाहों के कार्गो राजस्व की संभावनाओं को नुकसान पहुंचाएगा। लाइव मिंट ने MSC एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर दीपक तिवारी के हवाले से इसकी जानकारी दी है कि बांग्लादेशी माल पहले भारतीय हवाई अड्डों के माध्यम से भेजा जाता था, लेकिन अब वे अन्य स्थानों से शिपमेंट को भेज रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन बदलावों का मतलब है कि भारत के हवाई अड्डों और बंदरगाहों को इन कार्गो के संभालने से मिलने वाला राजस्व का नुकसान होगा। तो वही बता दें पाकिस्तानी चैनल पर PM मोदी से किसने की है अपील। कहा अभी फौज भेजकर बांग्लादेश के 2 टुकड़े करवा दें, एक टुकड़ा हिंदुओं का तो दूसरा मुसलमानों का हो जाना चाहिए। दोस्तों पाकिस्तानी यूट्यूबर शोएब चौधरी अक्सर भारत से संबंधित मुद्दों पर अपने यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट पर वीडियो बनाते हैं। इस दौरान वो कई भारतीयों को बतौर गेस्ट भी बुलाते हैं। इसी कड़ी में उन्होंने नाजिया इलाही खान को अपने चैनल पर दिवाली और अन्य मुद्दों पर बात करने के लिए बुलाया। बातचीत के दौरान नाजिया ने जो कहा उसका वीडियो तेजी से वायरल हो गया। नाजिया इलाही खान ने कहा कि ट्रंप ने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर जिस तरह के सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया है वो देखना महत्वपूर्ण है। अब प्रधानमंत्री मोदी जी को स्टेप लेना चाहिए और बांग्लादेश के 2 टुकड़े कर देने चाहिए, जिसमें एक टुकड़ा बांग्लादेश मुसलमानों का रहे और दूसरा टुकड़ा हिंदुओं का हो। जहां भारतीय फौज जाए और हिंदुओं की जान बचाए, ये सबसे बेहतर स्टेप होगा। दरअसल अमेरिका में 5 नवंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव होना है। इस बार डेमोक्रेटिक पार्टी से कमला हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप के बीच टक्कर है, लेकिन चुनाव से 4 दिन पहले वहां की राजनीति में हिंदू मुख्य एजेंडा बन गया। दीपावली के दिन सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भारतीयों को बधाई देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हुए अत्याचार की निंदा करते हुए हिंदुओं की सहायता करेंगे, हिंदुओं की रक्षा करेंगे जैसा बयान दिया। जिसके बाद दोस्तों नाजिया इलाही खान ने ऐसा बयान दिया है। तो वहीं आपको बता दें भारत के वेब बख्तरबंद वाहनों ने चीन के टाइप 08 को पछाड़ दिया। पीछे मोरक्को में हुए परीक्षण दोस्तों टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड द्वारा निर्मित भारत के व्हीकल आर्म्ड प्लेटफॉर्म यानी कि वेप ने मोरक्को सेना द्वारा किए गए कई कठिन परीक्षणों में आधिकारिक तौर पर चीन के टाइप 08 बख्तरबंद वाहन को पछाड़ दिया है। इस प्रदर्शन से भारत और मोरक्को के बीच अभूतपूर्व साझेदारी हुई जो भारतीय रक्षा निर्यात के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक टासल यानी TASL ने मोरक्को के राष्ट्रीय रक्षा प्रशासन के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे, जिससे ये भारत के सबसे बड़े वैश्विक रक्षा सौदों में से एक बन गया है। इस 3 साल के समझौते के तहत कैज़ाब्लांका में टाटा एडवांस्ड सिस्टम मोरक्को सालाना 100 वेब्स का उत्पादन करेगा, जिससे 90 प्रत्यक्ष और 250 अप्रत्यक्ष नौकरियों के साथ स्थानीय रोजगार में पर्याप्त बढ़ोतरी होगी। ये उत्पादन पहले मोरक्को के वेब में स्वदेशी सामग्री को 50% तक बढ़ाने का लक्ष्य भी रखती है, जो मोरक्को की अपने खुद के रक्षा उद्योग को बढ़ाने की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। दोस्तों वहीं आपको बता दें विदेश मंत्रालय ने जताई कनाडा को लेकर बड़ी आपत्ति। कहा हमारे अफसरों की ऑडियो वीडियो निगरानी कर रहा है कनाडा। दोस्तों भारत और कनाडा के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। भारत ने कनाडा पर आरोप लगाया है कि वो वहां इंडियन कॉन्सुलेट यानी भारतीय वाणिज्य दूतावास के कर्मचारियों को ऑडियो और वीडियो निगरानी में रखकर उत्पीड़न की धमकी दे रहा है, जो राजनयिक सम्मेलनों का वो घोर उल्लंघन है। मीडिया ब्रीफिंग के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने इस घटना को लेकर कनाडा सरकार के समकक्ष
समकक्ष औपचारिक रूप से विरोध दर्ज कराया है। जायसवाल से उन रिपोर्टों के बारे में पूछा गया था जिनमें यह दावा किया गया है कि राजनयिक गतिरोध के दौरान कनाडा में कई भारतीय राजनयिक कथित रूप से निगरानी में थे। पीटीआई के मुताबिक जायसवाल ने कहा कि हाँ, हमारे कुछ वाणिज्य दूतावास अधिकारियों को हाल ही में कनाडा सरकार द्वारा सूचित किया गया था कि वे ऑडियो और वीडियो निगरानी में है, उनके कम्युनिकेशन को भी बाधित किया गया है। हमने कनाडा सरकार के समक्ष औपचारिक रूप से विरोध जताया है क्योंकि हम ऐसे कामों को राजनयिक और वाणिज्य दूतावास सम्मेलनों का घोर उल्लंघन मानते हैं। वही बता दें, इतना ही नहीं दोस्तों, अमित शाह जी पर बेतुके आरोपों से भड़कता दिखाई दिया है अपना भारत। कनाडा के प्रतिनिधि को कर दिया तलब। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ बेतुके आरोप लगाने वाले कनाडा पर भारत भड़क गया है और चेतावनी दे दी है कि इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकतों के द्विपक्षीय संबंधों पर गंभीर परिणाम होंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कनाडाई उच्चायोग के प्रतिनिधि को तलब करते हुए कड़ा विरोध भी जताया। पिछले साल खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद भारत और कनाडा के बीच रिश्तों में खटास आ गई है और हाल के दिनों में कनाडा ने भारत के खिलाफ बिना सबूत के कई बेतुके आरोप लगाए हैं। दोस्तों वहीं बता दें, अमेरिकी सैन्य ठिकानों के पास आखिर कौन खरीद रहा है अपनी जमीनें? टेंशन में आ गया है जो बाइडेन प्रशासन, कर दिया अब ये बड़ा ऐलान। दोस्तों, अमेरिका अपने सैन्य ठिकानों के पास विदेशी नागरिकों और कंपनियों के जमीनें खरीदने के कारण टेंशन में है। खतरा इतना ज्यादा है कि बाइडेन प्रशासन को इस पर अब कानून बनाना पड़ रहा है। जो बाइडेन प्रशासन ने इसके लिए शुक्रवार को एक नए नियम को अंतिम रूप दिया है जिसमें अमेरिकी सैन्य ठिकानों के पास अचल संपत्ति की विदेशी खरीद की समीक्षा करने से सरकार अधिकार का विस्तार किया गया है। अमेरिका संवेदनशील सैन्य स्थलों के पास संपत्ति की चीन से जुड़ी खरीद से उत्पन्न राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिमों के बारे में चिंतित है। कई चीनी कंपनियों और नागरिकों ने पिछले कुछ वर्षों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों के पास जमीन और मकानों की खरीद की है। इसी वजह से अमेरिका को जासूसी खतरे का डर सताने लगा है। अमेरिका को लग रहा है कि यहाँ से उसके सैन्य अड्डों की निगरानी भी की जा सकती है और तकनीक का इस्तेमाल कर कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट किया जा सकता है। जी हाँ, वहीं आपको बता दें, आतंकियों को मारा नहीं जाना चाहिए बयान पर हुआ सियासत। बीजेपी हमलावर तो फारूक अब्दुल्ला के बचाव में उतरे शरद पवार और ओवैसी। दोस्तों, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला ने बढ़ते आतंकी हमलों की जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि उन्हें संदेह है कि ये हमले नवगठित सरकार को अस्थिर करने की एक साजिश है। फारूक अब्दुल्ला, जिनकी पार्टी नई सरकार का नेतृत्व कर रही है, उन्होंने भी ये सुझाव दिया है कि आतंकवादियों को मारा नहीं जाना चाहिए बल्कि व्यापक नेटवर्क का पता लगाने के लिए पूछताछ के लिए हिरासत में लिया जाना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। तो वहीं फारूक अब्दुल्ला के बयान पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी से फारूक अब्दुल्ला पर पलटवार किया गया है तो शरद पवार फारूक अब्दुल्ला के समर्थन में उतर आए। पहले आपको बता दें फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ऐसा कैसे हुआ कि सरकार आ गई और ये सब हो रहा है। मुझे संदेह है कि ये वे लोग हैं जो सरकार को अस्थिर यानी अनस्टेबल करने की कोशिश कर रहे थे। अगर वे पकड़े जाते हैं यानी आतंकवादी पकड़े जाते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि ये कौन कर रहा है। उन्हें मारा नहीं जाना चाहिए, उन्हें पकड़ा जाना चाहिए और पूछा जाना चाहिए कि उनके पीछे आखिर कौन है। हमें जांच करनी चाहिए कि क्या कोई एजेंसी है जो उमर अब्दुल्ला को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। पिछले महीने उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नई सरकार के शपथ लेने के बाद से घाटी में आतंकवाद में वृद्धि देखी गई है और 5 आतंकी हमले हुए। जल्द ही एनसी प्रमुख की मांग का शरद पवार ने भी समर्थन किया, जिन्होंने केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय से पूर्व मुख्यमंत्री की मांग को गंभीरता से लेने पर जोर दिया। शरद पवार ने एनसी अध्यक्ष का समर्थन किया। शरद पवार ने बारामती में कहा कि फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी शख्सियत है, उनकी बात को मानना चाहिए। हालांकि भाजपा ने जांच की मांग करने के लिए फारूक अब्दुल्ला पर निशाना साधा और कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री को इस क्षेत्र में आतंक फैलाने में पाकिस्तान की संलिप्तता के बारे में पहले से ही पता था। फारूक अब्दुल्ला जानते हैं कि ये आतंकवाद पाकिस्तान से आ रहा है, ये एक सर्वविदित तथ्य है, इसमें जांच करने की बात कहां से आ गई। दोस्तों, भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना ने ये सवाल खड़े कर दिए। रैना ने कहा कि उन्हें पता है कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमले हुए हैं उनमें पाकिस्तान और आतंकी संगठन शामिल है। हम सभी को अपनी सेना, अपनी पुलिस और अपने सुरक्षा बलों का समर्थन करना चाहिए। हमें मानवता के दुश्मनों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना होगा। भाजपा नेता कविंदर गुप्ता ने कहा कि एक जिम्मेदार नेता को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। जम्मू कश्मीर में एजेंसियों के काम की वजह से शांति बनी हुई है। किसी ने नहीं कहा कि उमर अब्दुल्ला की सरकार को अस्थिर किया जा रहा है। कई बार बाहरी ताकतें इस तरह के प्रयास करती हैं। दोस्तों, यहाँ तक तो ठीक था। शरद पवार के बाद अब ओवैसी भी पिक्चर में आते दिखाई दे हैं। ओवैसी भी इस विवाद में कूद पड़े और ओवैसी ने फारूक अब्दुल्ला के बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। ओवैसी ने कहा कि कानून व्यवस्था के लिए एलजी जवाबदेह है और अगर आतंकी हमले हो रहे हैं तो भाजपा को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान से आतंकवादी आ रहे हैं, उन्हें क्यों नहीं रोका जा रहा? मोदी सरकार क्या कदम उठा रही है? इन घटनाओं को रोकना और अपराधियों को पकड़ना सरकार का कर्तव्य है। इन आतंकवादियों को न रोक पाना नरेंद्र मोदी सरकार की विफलता है। दोस्तों, ये आरोप लगाए हैं ओवैसी ने।
इस पिक्चर में कूद कर। अब इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये फारूक अब्दुल्ला के बयान ने वाकई में पूरे भारत को अचंभे में डाल दिया। इतने बड़े नेता होने के बावजूद उन्होंने इस प्रकार की बयानबाजी कैसे कर दी, जहां आतंकवादी जवानों पर ताबड़तोड़ आतंकी हमले कर रहे हैं, देश के निर्दोष नागरिकों को गोली मार दे रहे हैं, सैनिक को अमर कर दे रहे हैं। उसके बावजूद भी फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता कह रहे हैं कि इन आतंकवादियों को मारा नहीं जाना चाहिए, उनका बैठा करके पूछताछ करनी चाहिए। आप ही बताइए दोस्तों, क्या ये ठीक रहेगा? आपकी राय तो बनती है दोस्तों। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अभी तक लाइक नहीं किया है तो सामने लाइक का बटन दबा दीजिए, हमें भी सपोर्ट मिलता रहेगा। नेक्स्ट खबर बता दें, तालिबान ने महिलाओं की आवाज को बता दिया आवारा, इबादत के समय एक दूसरे की बात सुनने पर लगा दिया बैन। दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान का राज आने के बाद से ही महिलाओं के खिलाफ कड़े नियम लागू किए जा रहे हैं। इसी बीच तालिबान ने महिलाओं को लेकर एक और दमनकारी आदेश जारी किया है। तालिबान ने अपने आदेश में कहा है कि इबादत करते समय महिलाओं की आवाज सुनाई नहीं देनी चाहिए। तालिबान ने महिलाओं की आवाज को आवारा कह दिया। तालिबान के मंत्री मोहम्मद खालिद हनफी ने आदेश में कहा है कि औरतों की आवाज को आवारा माना जाता है, इसी वजह से उन्हें छिपकर रहने की आवश्यकता है। सार्वजनिक स्थानों पर उनकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देनी चाहिए, यहाँ तक कि महिलाओं को भी नहीं। कुरान पढ़ते समय भी उनकी आवाज सुनाई नहीं देनी चाहिए। पूर्वी लोगार प्रांत में एक कार्यक्रम के दौरान मंत्री खालिद हनफी ने इसकी घोषणा की है। दोस्तों, वाकई में शरिया कानून में इस प्रकार से जो नए नए आदेश सुनने को मिलते हैं, वाकई में ऐसा लगता है कि क्या वाकई इनके पीछे कोई लॉजिक है या फिर इलॉजिकल कुछ भी फरमान जारी कर दिया जाता है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है बताइएगा जरूर। साथ ही साथ आपको बता दें, लाइट की स्पीड से होगा वार, राख हो जाएंगे दुश्मन की मिसाइलें, इजराइल उतारेगा सबसे घातक हथियार। दोस्तों, इजराइल पिछले करीब एक साल से ईरान समर्थित हमास और हिजबुल्लाह से उलझा हुआ है। ये दोनों आतंकी संगठन है जो ईरान से मिल रही मदद के बलबूते जब तब इजराइल पर हमले करते रहते हैं। इनमें ज्यादा खतरनाक हिजबुल्लाह है, जिसके पास मिसाइलों और लड़ाकों का जखीरा मौजूद है, जो सीमा पार किए बिना भी इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है। इसी को देखते हुए इजराइल ने अब अपने एरियल डिफेंस को मजबूत करने का फैसला किया है। वो अब आयरन डोम से आगे का ऐसा खतरनाक सिस्टम बनाने जा रहा है जो दूर से आते हवाई खतरे आकाश में ही खोल की तरह बिखेर कर रख देगा। इजराइल ने इस हवाई शक्ति का नाम आयरन बीम रखा है। इजरायली मीडिया के मुताबिक आयरन बीम देश के लिए एक मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम का काम करेगा। ये हाई पावर लेजर का इस्तेमाल करके दुश्मन के ड्रोन, विमानों, हेलीकॉप्टरों, मिसाइलों और रॉकेटों को मार गिराएगा। जी हाँ, साथ ही साथ बता दें, इतना ही नहीं, दुश्मन चाहे इजराइल हो या अमेरिका, करारा जवाब मिलेगा। ईरान ने खुली धमकी दे दी। तो वहीं आपको बता दें, रशिया में जाते ही ढेर होने लगे किम जोंग उन के लड़ाके। उत्तर कोरिया के 40 एलिट सैनिक हुए ढेर, सिर कटी लाशों के नीचे छिपकर बचाई अपनी जान। बता दें, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। इस युद्ध में उत्तर कोरिया ने अपने एलिट सैनिकों को तैनात किया है। इस बीच यूक्रेन ने कहा है कि उसने उत्तर कोरिया के 40 सैनिकों को मार दिया है। ये खबर ऐसे समय में आई है जब कुछ दिनों पहले ही उत्तर कोरिया ने रशिया की मदद के लिए अपने सैनिकों को तैनात किया था। उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन और पुतिन के बीच घनिष्ठ संबंध है। हालांकि कुजर्ग में यूक्रेनी सैनिकों के साथ पहली मुठभेड़ के दौरान 40 उत्तर कोरियाई सैनिक पहले ही मारे जा चुके हैं। 10 सैनिक की रिपोर्ट के मुताबिक गंभीर रूप से घायल बचे। एक उत्तर कोरियाई सैनिक ने बताया कि रूसियों ने हमें हमला करने के लिए दौड़ाया, लेकिन यूक्रेनियों ने हम पर आर्टिलरी और ड्रोन से हमला किया। यूक्रेन के हमले पर उसने कहा कि हम 40 थे लेकिन सब मारे गए। उसने कहा, मैं अब यहाँ बिल्कुल अकेला हूँ, मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। वहीं बता दें, झारखंड चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। असम के सीएम हिमंता बिश्व शर्मा का बड़ा दावा, कहा यह चुनाव अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने और हिंदुओं को बचाने के लिए लड़ा जा रहा है। जी हाँ, झारखंड में इस महीने विधानसभा चुनाव होने वाला है। इस चुनाव से ठीक पहले असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले गठबंधन पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया है कि यह चुनाव अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने और हिंदुओं की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा है। भाजपा के झारखंड चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिश्व शर्मा ने हिंदुओं से सनातन की रक्षा करने की अपील की है। भाजपा ने कहा, यह विधानसभा चुनाव झारखंड से घुसपैठियों को बाहर निकालने और हिंदुओं को बचाने के लिए है। हम हिंदू हैं, हिंदू थे और हम हिंदू रहेंगे। अब सनातन को बचाने के लिए एकजुट होने का समय आ गया है। उन्होंने दावा किया कि झारखंड के कुछ इलाकों में हिंदुओं की जनसंख्या में तेजी से गिरावट देखने को मिली है। सीएम शर्मा ने कहा कि हिंदुओं ने भारत की रक्षा की है, हमें जय श्री राम का नारा लगाने के लिए एकजुट होना चाहिए। बता दें कि झारखंड में 2 चरणों में 13 और 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने वाला है। नतीजे 23 नवंबर को जारी होंगे। वहीं आपको बता दें, उद्धव ठाकरे ने निजी स्वार्थ के लिए कांग्रेस से किया गठबंधन, तभी टूटी शिवसेना। एकनाथ शिंदे के गंभीर आरोप। दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधानसभा चुनाव के बीच में उद्धव ठाकरे पर शिवसेना में फूट डालने का आरोप लगाया है। एएनआई को दिए एक खास इंटरव्यू में शिवसेना में हुए विभाजन पर बोलते हुए सीएम शिंदे ने कहा कि मैं महाविकास उघाड़ी सरकार का हिस्सा था, लेकिन जो सरकार बनी वो बाला साहेब ठाकरे के आदर्शों के खिलाफ थी। शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन ही आगे का सही रास्ता था। हालांकि उद्धव ठाकरे के निजी स्वार्थों के कारण कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ, जो बाला साहेब कभी नहीं चाहते थे। इसके चलते पार्टी अनुशासन का पालन
करते हुए और बदलाव लाने के लिए उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन किया। वहीं आपको बता दें 25 नवंबर से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र। एक दिन के लिए पुरानी संसद में भी बैठेंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जी हां, संसद का शीतकालीन सत्र इस साल 25 नवंबर से 23 दिसंबर तक आयोजित होगा। यह सत्र संसद की पुरानी इमारत के केंद्रीय हॉल में शुरू होने की संभावना है, जहां 1949 में संविधान को अंगीकृत किया गया था। 26 नवंबर को पहले राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था, लेकिन 2015 में मोदी सरकार ने इसे संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। इस दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती को भी याद किया जाता है। वहीं आपको बता दें ओवैसी ने वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य होने पर उठा दिए सवाल। कहा टीटीडी में एक भी गैर हिंदू नहीं है। जी हां, एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य होने पर सवाल उठाया। उन्होंने इस दौरान कहा कि टीटीडी बोर्ड यानी तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के 24 सदस्यों में से एक भी सदस्य गैर हिंदू नहीं है। टीटीडी के नए चेयरमैन का कहना है कि वहां काम करने वाले लोग हिंदू होने चाहिए। हम इसके खिलाफ नहीं हैं। हमें सिर्फ इस बात पर आपत्ति है कि नरेंद्र मोदी की सरकार वक्फ के प्रस्तावित बिल में कह रही है कि केंद्रीय वक्फ परिषद में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों का होना अनिवार्य कर दिया गया है। आप वक्फ बिल में ये प्रावधान क्यों ला रहे हैं? टीटीडी हिंदू धर्म का बोर्ड है और वक्फ बोर्ड मुस्लिम धर्म का है। समानता होनी चाहिए। जब टीटीडी के ट्रस्टी मुस्लिम नहीं हो सकते तो वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य कैसे हो सकता है? तो वहीं आपको बता दें खड़गे के आरोपों को लेकर कांग्रेस पर भड़के केंद्रीय मंत्री। कहा फर्जी आंकड़े, मनगढ़ंत आरोप है ये। कर्नाटक में बजट को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणी के बाद अब केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शनिवार को कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार हमेशा अपने वादों पर खड़ी उतरी है। वहीं कांग्रेस पर संकट के बादल छाए हुए हैं। कांग्रेस और भाजपा फिलहाल एक दूसरे पर चुनावी वादों को पूरा न करने का आरोप लगा रहे हैं। इसी कड़ी में हरदीप सिंह पुरी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता अपनी भ्रामक राय सार्वजनिक करने से पहले तथ्यों की जांच तक नहीं करते हैं। तो वहीं आपको बता दें दिल्ली की हवा बहुत ज्यादा खराब। आनंद विहार में AQI 400 पार। NCR में फरीदाबाद में फिर भी थोड़ा ठीक है, बाकी इलाकों का हाल बहुत बुरा होता नजर आ रहा है। दोस्तों इसी बीच ये देवी की सारी बड़ी खबरें आपको खबर कैसी लगी बताना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा और लगे हाथ तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में। वो सब फेसबुक ट्विटर के माध्यम से मिलते अगली खबर।